ये जिस तरह का अग्रीमेंट है वो साफ तौर पे ये बताता है, ये कहता है, बिल्कुल लिखता है, डिक्लेयर किया गया है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। कि जब अमेरिकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा इसमें इशू है कलेक्टिव डिटरेंस का। कलेक्टिव डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक साथ हैं, आपके जो दुश्मन है, अब इस केस में दुश्मन कौन है? इजराइल है। आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर आप एक पे हमला करते हैं तो सब पे हमला है। तो क्या भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मान लेते हैं, फर्ज कीजिए कल को अगर कोई टेरर अटैक होता है तो मोदी जी ने कहा है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हमला तो करना पड़ेगा। तो अगर हमला करता है भारत पाकिस्तान के ऊपर तो क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब और टर्की ये अपनी फौजों के साथ आ जाएंगे? अगली लड़ाई होगी जहां चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीजें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसी ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये बात है तीनों मुल्कों का जो आप कह रही हैं, देखिए ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया में लागू है। आपके जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं और हमारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकिंग। इनको तो ये भी नहीं पता कि चाइना की सोच क्या है, ये तक नहीं जानते ये लोग। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कहने में, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है इंडियन कमेंटेटर्स उनको। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस कार्यक्रम में आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये चर्चा है किस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब और साथ साथ टर्की, ये तीनों मुल्क मिलकर क्या एक मुस्लिम नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह से एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जो सिर्फ ईरान वॉर के बाद, यानी बाद नहीं कह सकते, लेकिन ईरान वॉर के एक बैकग्राउंड में क्या ये देश अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए तीनों करीब आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, या फिर अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को और सबसे बड़ी बात भारत को चिंतित होने की ज़रूरत है? क्योंकि ये जिस तरह का अग्रीमेंट है वो साफ तौर पे ये बताता है, ये कहता है, बिल्कुल लिखता है, डिक्लेयर किया गया है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कल को पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब और साथ साथ टर्की भी हमलावर हो जाएंगे उस देश पर। यह सेम बात लागू होती है सऊदी अरब के ऊपर भी या टर्की के ऊपर भी। तो क्या ये सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, या फिर देखें पूरे तरीके से जो ग्लोबल ऑर्डर, पूरी दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया की जो तरतीब है वो बदल रही है, उसके तौर पर देखा जाए? मेरी खास दिलचस्पी ये जानने में होगी कि भारत के लिए इसको किस लिहाज से देखा जाए। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों बड़े अखबारों में जो उनके डिप्लोमेटिक एडिटर्स हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं इन अखबारों में, उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो भी मैं आपको अभी कुछ ही पलों में पढ़कर सुनाऊंगी। इस वक्त अपने मेहमान से आपको मिलवा देती हूँ। जी हाँ, कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ था। प्रवीण साहनी जी कहाँ हैं? तो प्रवीण साहनी जी यहाँ हैं और मैंने उनसे बहुत गुजारिश करके ये वक्त लिया है आप लोगों के लिए। प्रवीण जी, इससे पहले कि मैं बाकी मुद्दों पर आऊँ, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले कई पॉडकास्ट में आपने इस तरफ इशारा किया था कि इस तरह का कोई बदलाव हो सकता है। क्या आपको ये अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही थी? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट है इन तीनों मुल्कों के बीच में। याद करिएगा कि जब लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में ये 4 मुल्क थे जिसको क्वाड बोला जा रहा था कि वो एक साथ आ गए थे। वो 4 मुल्क थे पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया। ये चारों एक साथ आ गए थे और उनका काम क्या हो रहा था, वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। देख रहे थे कि जितने भी खाड़ी मुल्क है वो किस तरीके से शांत करे जा सके। तो अभी जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है, ये एक कोशिश थी ईरान की, जो 29 जून को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने खुलेआम बोली थी अपने दौरे रशिया और चाइना करके बाद। जब वो वापस आए थे तो उन्होंने बोला था कि ज़रूरत हमें है वेस्ट एशिया में एक नए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की।
तो वो जो 4 कंट्रीज़ थी, उनमें से 3 कंट्रीज़ अब फॉर्मली आ गई हैं एक साथ इस रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। और ये फ्रेमवर्क जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखिएगा इस फ्रेमवर्क में कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात कर रहे हैं अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। इसके अंदर क्या होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी में कि जो आपके आपस के मसले हैं वो आप बातचीत से हल करिए, और साथ में ये भी देखिए कि आपकी सिक्योरिटी तो आप चाहते हैं पर दूसरी की सिक्योरिटी का नुकसान ना करे। मिसाल के तौर पे जो ये अभी लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया और यमन, ये हूतीस के बीच में, पर इसका हम आगे और बात कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी तो एक बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब अमरीकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है, और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा इसमें इशू है कलेक्टिव डिटरेंस का। कलेक्टिव डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक साथ हैं, आपके जो दुश्मन हैं, अब इस केस में दुश्मन कौन है? इजराइल है। आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर आप एक पे हमला करते हैं तो सब पे हमला है। इसका अमेरिका से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये तो बल्कि वो अरेंजमेंट है जो ईरान के इनिशिएटिव से, पाकिस्तान की मदद से, चाइना और रशिया की बैकिंग से क्रिएट करा जा रहा है रीजन की शांति, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक अलग चीज़ है। और इसके अंदर जो है सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट करा जा रहा है कि आप शिया सुन्नी में तकसीम मत करिए अपने आप को, सब एक साथ इसमें काम करिएगा। तो ये तो बहुत मुख्तसर जो है ये इसके बारे में बात हो गई। मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको शिया सुन्नी में ना देखा जाए। कई वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि इसको ईरान के खिलाफ देखा जाए, कि एक सुन्नी एक तरह का अलायंस है ये, एक शिया ईरान के खिलाफ। तो पहली बात तो क्या इसको क्लियर होना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि ईरान की इसमें रजामंदी है, तो ये बात मुझे हैरान करती है। दूसरा एक पक्ष जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि इस पूरे जो मुआहिदा हुआ है इसमें जो धर्म का पक्ष है उसको आप अगर ना भी देखना चाहें तो ये तीनों देश ऐसा लगता है कि इसको पेश करना चाहते हैं कि एक तरह का ये सिक्योरिटी लेकिन साथ साथ एक धार्मिक रिलीजियस अलायंस है, ये 3 इस्लामिक मुल्कों का अलायंस है। क्योंकि फिर एक वेस्टर्न कमेंटेटर ने ये कहा कि अगर आप इसको इस तरह से पेश करना चाहते हैं, उसको बाकायदा मक्का अकॉर्ड कहा जा रहा है, तो और बाकायदा तीनों देशों के नेता जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पर दिख रहे हैं, यानी विजिबली इसको दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये एक तरह का मुस्लिम अलायंस है। तो फिर कल को फिक्र इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अलायंस या एंटी मुस्लिम कंट्रीज अलायंस भी बनने लगे, क्योंकि अगर आप अपने को मुसलमान की तरह पेश करेंगे तो आपके खिलाफ भी उस तरह की राजनीति हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है ये अलायंस नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है, और ये मक्का में हुआ था इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अगली बात ये है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है, मैं आपको अब डेट्स ही बता देता हूँ कि मैं इस नतीजे पे क्यों पहुँचा हूँ। पर वो डेट्स बताने से पहले जो आपके वेस्टर्न कमेंटेटर्स बोल रहे हैं उनको बताइएगा सबसे पहले जाके 7 अगस्त का जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उनका जो प्रेस नोट आया है उसको ध्यान से पढ़े और समझे। और उसके बाद उनको ये भी बोलिए, जो टर्किश प्रेसिडेंट है उर्दुगान, उन्होंने अपने कमेंट भी किए हैं इसके ऊपर, उसको इसके साथ पढ़िएगा तो बात एकदम साफ हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है। देखिए, ऐसा था कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी। हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला किया था। उसके बाद फर्स्ट फेज जो थी इस लड़ाई की वो 8 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि 27 अप्रैल को अब्बास अराक्ची जो है वो रशिया गए थे। वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी 1.5 घंटा मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन से। उसके बाद वो वापस आए और 6 मई को फिर अब्बास अराक्ची गए थे चाइना।
वहाँ उनकी मुलाकात हुई वोंग ही के साथ। उसके बाद ये जब वापस आ गए तो 17 जून को याद करिएगा एमओयू साइन हुआ था। और जो ईरान है, ईरान ने उस एमओयू का नाम ही रख दिया था इस्लामाबाद एमओयू। और उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनको मालूम था कि इस्लामाबाद को इस एमओयू को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करना होगा। आगे कहाँ ले जाना है अभी आता हूँ। उसके बाद देखिएगा 17 जून को ये एमओयू साइन हुआ है और 23 जून को ईरान के जो प्रेसिडेंट पेजिशकियन है वो स्टेट विजिट पे पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में उनकी बहुत बातें हुई। और उसमें एक बात ये हुई होगी, रजामंदी लेनी पाकिस्तान की जो अराकची सोच लाए थे नए वर्ल्ड ऑर्डर की अपने चीन और रशिया के दौरे के बाद। जब वहाँ रजामंदी मिल गई उसके बाद 29 जून को अराकची ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी है न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की, जिसमें अराकची ने दो बातें बोली हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंदर बाहर की जो मिलिट्री पावर्स हैं दे विल बी एक्सक्लूडेड, वो इसमें शामिल नहीं होंगी इस रीजनल फ्रेमवर्क में। और दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि जो ये रीजनल नेशंस हैं वो आपस में मिलके ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 मुल्क थे जो मैं बता रहा था, जो इनफॉर्मल क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसको क्वाड बोला जा रहा था, जिसको बोला जा रहा था ये क्वाड अलायंस है। देखिए ये वेस्टर्नर्स की प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ को अलायंस बोलते हैं। अलायंस का मतलब होता है कलेक्टिव डिफेंस, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी सिक्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की मुझे कोई परवाह नहीं है। अलायंस जो होती है वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये नहीं है। इसमें दोनों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, तो मिडिल रास्ता निकालना पड़ता है, बातचीत से मसले हल करने पड़ते हैं। ये नई सोच है जो अराकची लेकर आए थे अपनी विजिट रशिया और चाइना के बाद। और इसके अंदर फिर हमने देखा है अब पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ये टर्की गए थे और टर्की में जाके इनकी वहाँ बातचीत हुई टर्की प्रेसिडेंट के साथ, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ। और ये वहाँ से जब सबकी तीनों पार्टीज की रजामंदी हो गई उसके बाद ये अब इन्होंने साइन किया है। जहाँ तक इजिप्ट का ताल्लुक है, जो बातचीत हो रही है, टर्किश के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इजिप्ट भी इसको शामिल करेगा आने वाले वक्त में। मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। इजिप्ट का इसलिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट है और इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड जो साइन किए थे 1979 के साथ इजराइल के साथ, उसके तहत जो है कुछ क्लॉजेज हैं। तो इजिप्ट कोई भी ऐसी अरेंजमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। जी अब कैसे, तो कहने का मतलब ये है, मुझे मालूम नहीं आपके क्या फॉरेन कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, इसका कोई अमेरिका से लेना देना नहीं है। ये अमेरिका की बेसिस आप देख लीजिए वो खाली हो रही हैं, हम देख रहे हैं उनकी जो 19 बेसिस हैं वो खाली हो रही हैं। उनका जो रीजनल हेडक्वार्टर कतर में होता था वो उन्होंने पहले शिफ्ट किया जॉर्डन में, फिर जॉर्डन में भी मिसाइल्स अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए ईरान के, तो अब उसको इजराइल ले गए हैं। ये है पोस्ट वॉर, पोस्ट यूएस फोर्सेस जब निकलेंगी ये तब जो है इसको अभी ये सॉलिड करेंगे और इसको मजबूत करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। जी हाँ, तो फिर मैं आपसे सवाल ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या ये यूएस के अल्टरनेटिव के तौर पर, कि अभी तक यूएस इस बात की ज़मानत लेता था अमेरिका कि मेरी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी और मेरे जो बेसिस हैं मिलिट्री वो आपके यहाँ रहेंगे और इसके बदले में आप मुझे इतना रुपया पैसा देंगे, क्या ये सब कुछ बदल रहा है? एक ही पल में आती हूँ इस बात पर, क्योंकि मैं फिर कॉमेंटेटर्स को सुन रही हूँ अलग अलग, और वो ये कह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से ब्रेक डाउन है, यूएस लेड ऑर्डर का बाकायदा इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गेम इज़ ओवर, वी आर फिनिश्ड। तो
तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम है कि भारत के दर्शक खासकर इस बात को समझना चाहते हैं पाकिस्तान के नज़रिए से। अब देखिए, द हिंदू ने, मैं यहाँ पढ़ना भी चाहती हूँ साथ में, आर्टिकल छापा है, खासकर इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, ये जो ट्रिपल, उन्होंने भी अलायंस, आपको इस शब्द से आपत्ति है लेकिन उन्होंने भी इस अलायंस शब्द का इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, ये इजराइल के बारे में भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के बारे में है। ये कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट जो है भारत का है, और यूएस का घटता हुआ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस वेस्ट एशिया में, उसको दर्शाता है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं, यानी इसके अलावा और फिर आगे बढ़ता है ये जो एनालिसिस है। अब इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है? इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि मक्का जो अग्रीमेंट हुआ है, इसकी प्राइमरीली ये क्या करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो अकेला न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में है पूरा, यानी अकेला मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसका डिफेंस पैक्ट हो रहा है नेटो के 2 बड़े मेजर कंट्रीज में से एक कंट्री यानी टर्की के साथ, और गल्फ की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ। और इस सब को मिला जुला कर भारत के लिए दोनों अखबार एक खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ से सहमत नहीं हूँ। पहली बात, आपने बोला अलायंस। देखिए, कहने की बात नहीं है, आप प्रेस नोट जाके देख लीजिए पाकिस्तान ने जो रिलीज़ करा है। ये जो फॉर्मल चीज़ आई है वो इसको बोल रहा है जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अलायंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अगर कमेंटेटर कर रहे हैं तो वो कमेंटेटर की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि देखिए, टर्की जो है वो उसकी आज वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, और ऐसा लग रहा है टर्की ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्रॉस रोड पे क्यों खड़ा है? क्योंकि जो इजरायली सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो पब्लिकली कह रहे हैं कि ईरान से बड़ा खतरा हमें टर्की से है। और टर्की, आप जानती हैं, वहाँ भी नेटो कॉन्फ्रेंस हुई थी अंकारा के अंदर, जहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आए थे। उन्होंने बात करी थी F-35 देने की टर्की को, और इजराइल ने उसको ब्लॉक करवा दिया है। तो ऑब्वियसली टर्की सोच रहा है कि अगर मेरी लड़ाई हो गई इजराइल के साथ, तो क्या अमेरिका और क्या आर्टिकल 5 नेटो का लागू होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, उनको अब बात समझ में आ गई है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। उनको समझ में आ गया है कि अमेरिकन एम्पायर एक बहुत शार्प डिक्लाइन में है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। उनकी समझ में आ गया है कि अब जो है हमें रीजनल ऑर्डर जो है वेस्ट एशिया में, उसमें शामिल होके और उसके अंदर हमें योगदान देना है। कैसे? देखिए, टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की। आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है इजराइल के साथ। और पाकिस्तान, जहाँ तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है, वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है लड़ाई करने की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा जो है, ये ईरान जो सोच लाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो बैकिंग है चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया की, ये उसको आगे ले जाने की बात हो रही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं, उनको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो भी नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो मालूम करना नहीं चाहते। उनके दिमाग में एक बू है कि हम बहुत बड़ी पावर आज भी हैं। वो खत्म हो गया वेस्ट एशिया की लड़ाई में। और ये लड़ाई जो है, हार चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब 8 अप्रैल को सीज फायर अनाउंस किया था, उसके बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, जहां पर आप जानती हैं कि जेडी वैंस आए थे और 21 घंटे के अंदर चले गए इस्लामाबाद से, बिना दूसरी तरफ से खाली बाब आए थे बहुत सीरियस बातचीत करने के लिए, क्योंकि ईरान चाहता है कि शांति से काम हो। अब ये एक बार वो लड़ाई हार गए हैं तो ऐसा नहीं होगा, आप एक काम को 10 बार करिएगा तो उसका नतीजा अलग आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़ाई हारी जा चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसी दिन हारी गई थी जब 8 अप्रैल था।
तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं और हमारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकिंग। इनको तो ये भी नहीं पता कि चाइना की सोच क्या है, ये तक नहीं जानते ये लोग। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कहने में, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इंडियन कमेंटेटर्स उनको ये सारी सोच वहां से ला रहे हैं, अमेरिका से। अच्छी बात है, अमेरिका एक ग्रेट पावर है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, पर दो और भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, रशिया है, और अमेरिका शार्प डिक्लाइन में है। और जो इसका अब हश्र होगा, अमेरिका का जब यहाँ से निकलेगा, तो अमेरिका और जो ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, ये अब खत्म हो रहा है, ये हमें समझ। इसको समझने में वक्त लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये न सिर्फ कि वेस्टर्न कमेंटेटर बल्कि इंडियन कमेंटेटर्स भी और भारत के जो पत्रकार और एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी उनसे प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन जो मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला प्रवीण साहनी जी, वो ये है कि भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, सऊदी अरब समझ में आता है कि वेस्ट एशिया का हिस्सा है, लेकिन टर्की आपने हैरान कर दिया, कह रहे हैं कि नेटो का हिस्सा रहने के बावजूद भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी वो कमज़ोर या वल्नरेबल अपने आप को महसूस कर रहा है। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान को क्या पड़ी है, उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है? भारत के खिलाफ ही अपना डिफेंस तैयार कर रहा है, इसके अलावा उसको किस बात का डर है? तो क्या भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मान लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कल को अगर कोई टेरर अटैक होता है, तो मोदी जी ने कहा है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हमला तो करना पड़ेगा। तो अगर हमला करता है भारत पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब और टर्की ये अपनी फ़ौजों के साथ आ जाएंगे और भारत के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, 3 बातें बताना चाहूँगा आपको। पहली बात तो आई एम सॉरी, मैं फिर से आपको यही बात दोहराना चाहूँगा, ये कोई पैक्ट नहीं है, ये कोई अलायंस नहीं है, ये कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है। पहली बात तो ये है। अच्छा, अभी बात आती है भारत की। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, देखिए, पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी